हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरे गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी गद्य के चैप्टर 3 क्या लिखूं के बारे में। और बच्चों, इस चैप्टर के लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनका जीवन परिचय हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब आज हम लोग चैप्टर को बहुत बारीक तरीके से समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों। अगर आप लोग ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। देखिए, चैप्टर पढ़ने का मतलब होता है उससे कुछ सीख लेना। मैं कोई भी पाठ पढ़ाता हूँ तो बार बार यही बात रिपीट करता हूँ कि उस पाठ को केवल हमें इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना चाहिए कि हम इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, बल्कि हमें उस पाठ को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है अपने जीवन में, जिस जीवन को भी हम जी रहे हैं। सिर्फ प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम पाठ नहीं पढ़ते हैं बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए, क्या लिखूं। देखिए, बहुत कुछ अलग सा एक आपको देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल दिया गया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा कि क्या लिखूं। उन्होंने लिख बहुत चीज़ दिया और लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या लिखूं। सोचिए क्या लिखा होगा इस चैप्टर के बारे में। आइए पढ़ते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गवर्नर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने का एक विशेष मानसिक स्थिति होता है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेखक लिखना ही पड़ता है। मतलब एक अंग्रेजी निबंध लेखक हैं A.G. गार्डिनर, जिनका कहना है कि लिखने की एक अलग सी मानसिक स्थिति होती है। जब आप लिखने के, हमको लगता है कोई भी लेखक है वो कहानी ऐसे ही लिख देता है ना, अरे कहानी लिखना कौन सी बड़ी बात है, हम भी लिख देंगे। आप प्रयास कीजिए, जब आप किसी चीज़ को आसान समझते हैं तो एक कहानी लिखने का प्रयास कीजिए, आप नहीं लिख पाएंगे। और वो जो लेखक भी कहानी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते में चल रहे खाना खा रहे लिख दे, नहीं, वो एक अलग मानसिक स्थिति होती है। चाहे आप किसी मूवी के राइटर को देखें, किसी को भी देखें, वो अलग मानसिक स्थिति जो होती है, उस स्थिति में वो जो लिखते हैं वही असली कहानी या कृतियां होती हैं। उस समय विशेष चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। अब उसमें लिखने की चिंता नहीं रहती, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। हमारे हृदय में जो आवेग होता है, हृदय में जो जो बातें आती हैं, उसको हम उस पन्ने पे भर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। देखिए, लेखक का कहना है, लेखक कहते हैं कि जैसे हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। तो यहाँ पर वो साफ साफ समझाना चाह रहे हैं कि मतलब विषय महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी लेखक के लिए। वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है जिस पर उसे लेख लिखना है, महत्वपूर्ण उसकी मानसिक स्थिति है। अगर उसकी मानसिक स्थिति, उसके हृदय का आवेग सब एक साथ उमंग में उमड़ते हैं, यानी कि उसके मन का लिखने का मन करता है, तो फिर विषय कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो जिस पर लिखना है, वो अपने हृदय के आवेग से उस पन्ने को भर देते हैं, उस पन्ने में चीज़ें लिख देते हैं। तो ये वस्तु, इसी तरह मन के भाव ही तो है, अर्थात वस्तु है, विषय नहीं। ये विषय की बात नहीं है कि विषय ये है तो हम नहीं लिख पा रहे, नहीं, मन की बात है।
अगर मन साथ देगा तो हम किसी भी विषय पर लिख पाएंगे। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थ में मुझे संदेह नहीं है। और ये जो कथन अभी जो आपने पढ़ा, ये गार्डिनर साहब ने कहा है, तो इस कथन पे लेखक को कोई भी संदेह नहीं है। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे तो ये जो गार्डिनर जी ने लिखा है उस पर मुझे कोई भी संदेश नहीं है, लेकिन मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया। अभी तक लेखक उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं कर पाए। किस स्थिति का? उस स्थिति का जब हृदय में उमंग होता है, लेखक चाहे जिस भी टॉपिक पर उस टॉपिक पर लिख लेता है, तो उस स्थिति का अभी तक अनुभव जो हमारे लेखक है वो अभी नहीं कर पाए हैं, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाता है। मुझे तो सोचना पड़ता है। वैसी मानसिक स्थिति का मुझे अनुभव नहीं हुआ जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाता है। लेखक कहते हैं मुझे तो भाई सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। अब लेखक अपनी बात कह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अंग्रेजी जो निबंधकार थे गार्डिनर जी, उनकी बातें पढ़ रहे थे। तो लेखक कहते भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी मानसिक स्थिति का मैंने तो अनुभव नहीं किया है जिस समय भाव अपने आप उत्थान हो जाओ। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख पाता हूँ। मैं मतलब उस मानसिक स्थिति से मैं लिख पाता भाई। मुझे मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके मैं कोई एक निबंध लिख पाता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए एक आदर्श निबंध लिखना होगा। और लेखक कहते हैं कि आज तो भाई मुझे आज तो मुझे बहुत परिश्रम करना होगा क्योंकि आज मुझे कोई एक ऐसा वैसा निबंध नहीं लिखना है। मुझे एक आदर्श नमिता और अमिता के लिए एक आदर्श निबंध लिखना है जिसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना होगा। नमिता का आदर्श है कि मैं दूर के ढोल सुहावन होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो नमिता है उनका कहना है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस टॉपिक पर एक आदर्श निबंध लिखिए। और जो अमिता है उनका कहना है कि समाज सुधार पर एक आदर्श निबंध लिखिए। तो लेखक कहते हैं उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना होगा कि आखिरकार निबंध की रचना होती कैसे है। दूर के ढोल सुहावन अवश्य होते हैं, पर क्या वो इतने सुहावन होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। लेखक का कहना है कि भाई दूर के ढोल तो सुहावन होते हैं, लेकिन क्या वे उतने सुहावन होते हैं कि उस पर 5 पन्ना भर के लिखा जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है। मतलब समाज सुधार की चर्चा बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों के विषय का विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। अब वो तो बहुत बड़ी टॉपिक है समाज सुधार, अब उसको 5 पेज में बस कैसे लिख दे। तो इनके सामने देखिए 2 विषय उत्पन्न हो रहा है। एक तो पहला जो नमिता का था, नमिता का विषय था कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो इनका कहना है कि भाई ठीक है, दूर के ढोल सुहावन होते तो हम 1 लाइन लिख सकते हैं, 1 पेज लिख सकते हैं, आधा पेज लिख सकते हैं। अब क्या दूर के ढोल इतने सुहावन होते हैं कि मैं उस पर 5 पेज लिख दूं। और अमिता का विषय था समाज सुधार का। तो कहते हैं लेखक कि समाज सुधार तो भाई प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उस पर कितने सारे
भेद, मतभेद, लोगों को विद्रोह, बहुत सारी चीजें हैं। क्या उसको मैं बस 5 पेज में ही लिख दूं? बस 5 पेज में वो कैसे लिखा जा सकता है? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लेता हूं। अब मैंने सोचा कि सबसे पहले जो निबंध आचार्य हैं उनकी सम्मति, यानी कि लिखने का तरीका, उनसे जान लेता हूं। देखिएगा फिर आगे। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। अब उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, दूर के ढोल पर लिखना है, इस पर लिखना है, उस पर लिखना है, लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं कि जो आचार्य शास्त्र हैं, निबंध शास्त्र हैं, उनकी रचनाओं को देख लेता हूं। पहले देख तो लेता हूं कि भाई ये आदर्श निबंध है क्या और इसको लिखते कैसे हैं। फिर मैं आगे की चिंता करूंगा कि आखिरकार लिखना क्या है। देखिएगा आगे से। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब एक विद्वान हैं जो निबंध शास्त्र हैं, उनका कहना है कि भाई निबंध तो छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े ही अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। अब छोटा जो निबंध होता है वो बड़े निबंध की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, ये एक निबंधकार का कहना है। एक विद्वान है जिनका कथन है कि छोटा निबंध होना चाहिए, क्योंकि जो छोटा निबंध होता है वो बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। क्योंकि अगर बड़े निबंध में हम बात करें तो बड़े निबंध में जो रचना की सुंदरता है वो नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। अब लेखक कहते हैं कि भाई इस कथन को मैं मान लेता हूं, इसको मान लेने में ही मेरा क्या है, लाभ है, क्योंकि निबंध शास्त्र के विद्वान लोग कह रहे हैं इस बातों को। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। अब लेखक इसको पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। मैं बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा निबंध अपनी रचना की सुंदरता को खो देते हैं। तो इसलिए मैं छोटा ही निबंध लिखूंगा, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? तो लेखक कहते हैं भाई ठीक है, छोटा तो लिख लूंगा, बड़ा नहीं लिखूंगा तो, लेकिन लिखूं कैसे? तो निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। अब जो निबंध शास्त्र के आचार्य हैं, जो महोदय हैं, जिन्होंने बताया है कि बड़ा निबंध से अच्छा छोटा निबंध है, तो उन्हीं का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, मतलब 2 प्रमुख अंग होते हैं, सामग्री और शैली। पहला है सामग्री और दूसरी है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। तो लेखक कहते हैं 2 अंग जब प्रमुख हैं तो सबसे पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी और विचार समूह संचित करना होगा। और विचार समूह क्या करना होगा? संचित करना होगा। भाई जब हमें निबंध लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए, सामग्री और शैली, तो सबसे पहले तो हमें सामग्री एकत्र करनी होगी। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मनन मतलब मन में सोचना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। अब ये तो पूर्ण, लेखक कहते हैं ये तो पूर्ण रूप से सत्य है कि जिसने जिस विषय का अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय से संबंधित विचार आते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, तो वो ये सारी चीज़ें सोचता है कि अच्छा बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, पानी बह रहा है तो क्यों बह रहा है,
बिजली चमक रही है तो क्यों चमक रही है, धरती हिल रही है तो क्यों हिल रही है, लाइट दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही है। मतलब सारी चीज़ें वो सोचता है उस टॉपिक से संबंधित, उससे संबंधित उसके मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावन पर भी निबंध लिखने की भी आवश्यकता होगी। तो लेखक कहते ये कौन जानता था कि दूर के ढोल विषय पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, यानी इस विषय से संबंधित किताबें पढ़ लेता। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं था कि दूर के ढोल पे सुहावन पे हमें निबंध लिखने की आवश्यकता कभी होगी। पर अब समय नहीं है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि मैं पुस्तकालय जाऊं और इस विषय से संबंधित पुस्तकों में चीजें पढ़ूं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे, और मुझे तो भाई यहीं बैठकर लिखना है, और यहीं बैठकर मुझे 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करने हैं। यहां न तो विशेष कोश है और न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब यहां पर तो कोई ऐसा विशेष कोश भी नहीं है और न ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें जो विषय है इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसा लेखक का कहना है। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब लेखक कहते हैं इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा। इस स्थिति में मुझे अपने ही ज्ञान पर, जो उन्हें चीजें ज्ञान है, जो ज्ञात है, उसी पर उन्हें अब विश्वास करके लिखना होगा। विंग्यो का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अब जो विज्ञो हैं उनका कथन है कि कोई भी निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा से अर्थ बच्चों ये है कि निबंध में लिखना क्या है, लिखना कैसे है, लिखना क्या है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लिखनी है, कितने पैराग्राफ लिखने हैं, ये सारी रूपरेखा हमें निबंध लिखने से पहले ही बना लेना चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावन की रूपरेखा बनानी है। अतः मुझे सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा टॉपिक है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। अब मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। अब लेखक कहते हैं कि अब मैं इसे सोच ही नहीं सकता कि ये जो विषय है दूर के ढोल सुहावन है होती है, इसकी कैसी रूपरेखा है, ये मैं सोच ही नहीं सकता। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख लूं। हाँ, भले ये हो सकता है कि निबंध लिखने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है। अब निबंध लिखने के बाद लेखक कहना है कि अगर मैं निबंध लिखने के बाद कोई मुझसे कहे कि इसका सार लिख दो, तो मैं लिख सकता हूँ 2-4 लाइनों में, 2-4 शब्दों में, 5 शब्दों में। अब लेकिन मैंने निबंध लिखना प्रारंभ भी नहीं किया, और निबंध लिखने से पहले ही उसका सार किस प्रकार 5 लाइनों में, 10-5 शब्दों में लिखा जा सकता है। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? क्या हिंदी के जितने भी लेखक हैं, जितने भी विद्वान हैं, क्या सभी निबंध लिखने से पहले अपने अपने निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? क्या ऐसा है? एजी गार्डिनर तो अपने लेखों का शीर्षक एजी गार्डिनर तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। अब जो एजी गार्डिनर हैं उनका कहना है, जो हमारे लेखक कह रहे हैं कि जो एडी गार्डिनर हैं उन्हें तो सबसे अधिक समस्या होती है, कठिनाई होती है अपने लेख का शीर्षक बनाने में। मतलब वो चीज़ जो उन्होंने लिखा है उसका शीर्षक क्या नाम रखा जाए, यही सोचने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने
का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। कि मैं लेख तो लिख देता हूँ, लेकिन अब उस लेख का शीर्षक क्या दिया जाए ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे देने में बहुत कठिनाई होती है। तो लेख का जो लेख मैं लिखता हूँ उसके शीर्षक देने का भाग मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटक के नामकरण में हुई होगी। लेखक कहते हैं, गार्डिनर ने यह भी लिखा है कि जो शेक्सपियर हैं, जो इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर हैं, कि शेक्सपियर को भी कहानी लिखने में एक इनकी बहुत शेक्सपियर की बहुत फेमस कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। तो कहते हैं कि उनकी कहानी लिखने में भी उन्हें उतनी भी समस्याएं नहीं हुई होगी जो उन्हें उसका नामकरण करने में हुई होगी। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। तो लेखक कहते हैं, भाई सबसे पहले तो मुझसे तो ये रूपरेखा तैयार होने वाली है नहीं, मेरे बस की बात नहीं है ये रूपरेखा तैयार करना। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। अब देखिए, सामग्री तो लेखक निश्चित नहीं कर पाए, तो लेखक कहते हैं कि मुझसे भाई ये रूपरेखा तो तैयार नहीं होगी, तो अब हमें क्या एकत्रित करनी है, अब मुझे शैली निश्चित करनी है कि शैली कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा के प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए कि आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा का प्रवाह होना चाहिए और इसके लिए छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं। देखिए, आज बस यहीं तक चीजें रहेंगी, मैं यहां तक चीजें आपको समझा देता हूं कि आचार्य महोदय का समय कहना है कि कथन छोटे छोटे हों लेकिन एक दूसरे से संबंधित हों, ऐसे कथन हमें लिखने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हमें आगे और पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे कल इसके दूसरे पार्ट में। आज आप लोगों को इतनी ही चीज़ें पढ़नी है और समझने का प्रयत्न किया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैंने। मुख्यतः बात की जा रही है इसमें लेख लिखने से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं जो लेख लिखने में समस्याएं आ रही हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी सी भांति समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और अपने बुक को रीड कीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं बता देना चाहूँगा बच्चों कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और हिंदी मीडियम के क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये हमारा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो। और दूसरी बात, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको हमसे संपर्क करना होगा बच्चों, जिससे कि आप PDF, हमें ग्रुप बनाए हैं जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आपको PDF नोट्स ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।